आज के वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर से जुड़ी हुई हर चीज़ हम इसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर से जुड़ी हुई हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो कवर हो जाए। ये नोट्स मेरे द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूक्ष्मजीव किसे कहा जाता है। तो ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव ही होते हैं, लेकिन ये दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? तो वायरस जो हैं, जब ये जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तो ये निष्क्रिय होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं और कोई भी वृद्धि नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर अपनी वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं। इसलिए विषाणु भी सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन ये दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 कैटेगरी में ही बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब जानते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है। देखिए, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। गैसों के मामले में सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। नाइट्रोजन प्रत्येक जीव के लिए बहुत आवश्यक है और प्रत्येक जीव नाइट्रोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है, और पौधे भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। उनमें इस क्षमता का अभाव पाया जाता है। पौधे सिर्फ यौगिकों के रूप में उपलब्ध नाइट्रोजन का ही उपयोग कर पाते हैं, यौगिक में जैसे कि नाइट्रेट या नाइट्राइट। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 विधियों से होता है। पहली विधि है प्राकृतिक विधि। जो लेग्यूमिनस प्रजाति के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्रजाति के पौधों में फलियां लगती हैं अधिकतर, तो फलीदार पौधे जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्रजाति के पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं और इन गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रेटों में परिवर्तित कर देता है। दूसरा जो तरीका है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, वो है विद्युत विसर्जन के द्वारा। बारिश के टाइम पर जब बिजली कड़कती है तो उस टाइम भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO2 बनाते हैं। फिर से ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और NO2 बनता है। NO2 फिर वर्षा जल के साथ संयोग करता है तो HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल या HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनता है। और यही अम्ल जब वर्षा जल के साथ मृदा पर पहुंचता है तो मृदा में उपस्थित क्षारीय पदार्थों या चूना से क्रिया करके यह नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाता है, जो कि नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक हैं। इनका उपयोग पेड़ पौधे कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस। दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होता है। किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं या फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? तो किण्वन एक जैव रासायनिक या बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं कुछ जीवाणुओं की उपस्थिति में। इसलिए ये जैव रासायनिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रिया हो रही है और जीवाणु की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको जैव रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। इस विधि के द्वारा शराब, पाव रोटी और बिस्किट बनाया जाता है। किण्वन की खोज सन 1857 में लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। अब जानते हैं एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। एंटीबायोटिक वे दवाइयाँ हैं जो हमारे शरीर में ऐसे जीवाणुओं की या ऐसे बैक्टीरियाओं की वृद्धि को रोकती हैं या उनको नष्ट करती हैं
जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। इनको कहते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ या प्रतिजैविक दवाइयाँ। एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। दूसरा, अधिक मात्रा में ली गई एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमारे शरीर में उन सूक्ष्म जीवों को भी मार देती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। इसलिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ उतनी ही लेनी चाहिए जितनी ज़रूरी हों। इसलिए ये हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। तीसरी बात जो एंटीबायोटिक दवाइयों के संबंध में याद रखने वाली है वो है, यदि हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ उस समय लेंगे जब इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमेशा समय पर ही लेनी चाहिए जब इनकी ज़रूरत हो। अगर हम उस समय लेंगे जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो अगली बार जब इनकी आवश्यकता हमको होगी तो ये उतनी प्रभावी नहीं होंगी जितनी इनको होना चाहिए। मतलब ये उतना असर नहीं करेंगी, कम असर करेंगी। इसलिए ज़रूरत के अनुसार और सही टाइम पर ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ और डॉक्टर के सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है जिसकी खोज 1929 में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न MPPSC में भी पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि हमारी शरीर में एंटीबॉडी कैसे बनता है या प्रतिरक्षी तंत्र कैसे बनता है। क्या होता है, जब कोई रोगकारक सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया से लड़ती है, इसको नष्ट करती है, इसकी वृद्धि को रोकती है और हमारा शरीर रोगों से बच जाता है। इस विचार से वैज्ञानिकों के मन में एक थॉट आया कि यदि व्यक्ति के शरीर में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को प्रवेश करा दिया जाए तो हमारा शरीर उस सूक्ष्मजीव के विरुद्ध एक एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बना लेगा। अब चूंकि ये बैक्टीरिया मृत है, निष्क्रिय है, ये हमारे शरीर में रोग पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे शरीर में इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आगे चल के एक सक्रिय या एक्टिव या जीवित सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो चूंकि हमारे शरीर के अंदर पहले से उस सूक्ष्मजीव के खिलाफ एंटीबॉडी है, हमारा शरीर उस सूक्ष्मजीव से लड़ लेगा, उसको नष्ट कर देगा और हम रोगों से बच जाएंगे। इसी थॉट से वैज्ञानिकों ने आगे चल के टीका बनाया। टीका के कार्य करने की कार्यप्रणाली यही है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज सन 1798 में की गई थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा मलेरिया जो रोग हो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर में, जबकि डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस से होता है और ये मादा एडीज़ में पाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से और प्लाज्मोडियम पाया जाता है मादा एनाफिलीज में। डेंगू होता है डेंगू वायरस की वजह से और डेंगू पाया जाता है मादा एडीज़ में। वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक टीके की खोज की गई, जीवाणु की खोज की गई जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। अब हम जानते हैं पाश्चुराइजेशन क्या है या पाश्चुरीकरण की विधि क्या है। पाश्चुरीकरण एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दूध को, मिल्क को एक लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस प्रोसेस में 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर अचानक से इसको ठंडा करके इसका स्टोरेज या इसका भंडारण किया जाता है। ऐसा करने से दूध में बैक्टीरियाओं की वृद्धि रुक जाती है और दूध को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इस विधि की खोज वैज्ञानिक लुई पाश्चर के द्वारा की गई, इसलिए इस विधि को पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन कहते हैं। होता है चैप्टर की सारी इम्पोर्टेंट नोट्स इस वीडियो में बताए गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।